नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन DSSSB एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली NTPC एस्पिरेंट्स पार्ट 12। इस सीरीज में पार्ट 1 टू 11 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें EIA से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि EIA इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट का। उससे जुड़े हुए सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और किसी स्टूडेंट ने भी रिक्वेस्ट की थी कि EIA पर मैम आप MCQ बनाइए, तो उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं MCQ बना रही हूँ EIA पर। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। ये तीनों ही एग्जाम्स में आएंगे, पर खासकर NTPC का एग्जाम क्योंकि वो अभी जस्ट होने वाला है 11 तारीख को। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन EIA प्रिपेयर्ड? EIA किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? A, specific pollution causing developmental projects in India. B, pre-assesses the impact of natural disasters. C, pre-assess the impact of every developmental project in India. या D, none of the above। तो A कह रहा है कि कुछ खास पोल्यूशन कॉजिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में, हाँ। प्री असेस द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स से EIA का कोई लेना देना नहीं है। फिर प्री असेस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए EIA प्रिपेयर नहीं होता है। कुछ खास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ 29-30 कैटेगरीज हैं, उन्हीं के लिए EIA प्रिपेयर होता है। तो डी और डी, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर होगा ए, स्पेसिफिक पोल्यूशन कॉजिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिससे कि पोल्यूशन होता है, उनकी एक लिस्ट है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको EIA करना होगा, तो उन्हीं के लिए होता है, सबके लिए EIA नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एन EIA इज कंडक्टेड A, prior to decision making before project approval. B, during the execution phase of the project. C, after the construction and operation phase to assess project benefits. या D, all of the above। सही उत्तर है प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, बिफोर प्रोजेक्ट अप्रेजल, क्योंकि अप्रूवल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इन द EIA प्रोसेस? EIA प्रोसेस में स्क्रीनिंग का क्या महत्व है? A, to decide if the project needs a detailed EIA or not. B, to decide if there is a need for a detailed environmental monitoring program. या C, to decide if the project falls under category A or B। तो A, to decide if a project needs a detailed EIA or not, कि किसी प्रोजेक्ट को डिटेल्ड EIA चाहिए भी कि नहीं, उसके लिए स्क्रीनिंग होती है। और C, कि किस कैटेगरी में प्रोजेक्ट आएगा, A में या B में, उसके लिए भी स्क्रीनिंग होती है। तो A और B दोनों सही है, A और C दोनों सही है, B सही नहीं है, क्योंकि अगर EIA होगा तो डिटेल्ड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होगी ही होगी। ठीक है, तो B सही नहीं है, A और C सही है, तो आंसर होगा D, A एंड C। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी included in an environmental impact statement, EIS। EIS stands for environmental impact statement। उसमें क्या होना चाहिए? A, project description, that is location, design and size. B, the project's significant impacts on environment and the society। EIA में environmental impact और social impact भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। C, mitigation measures for adverse environmental impacts, कि जो भी negative environmental impacts हैं उसको mitigate कैसे करेंगे, उसको कम कैसे करेंगे। या D, all of the above, कि ये सभी। सही उत्तर है D, all of the above। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी होता है, उसके सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, सोशल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, और एडवर्स इम्पैक्ट को कैसे कम करेंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो एक चीज जो मैं स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ, डिटेल्ड EIA का मैंने डायग्राम नहीं रखा है, लेकिन ये छोटा सा डायग्राम है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, इससे से क्वेश्चन आते हैं। EIA फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, EIA होगा कैसे होगा? पहला स्टेज होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में एक होता है EIA नॉट रिक्वायर्ड, कि अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है और वो उन कैटेगरीज में नहीं आ रहा है जिसके लिए EIA रिकमेंडेड है, तो उसके लिए EIA की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा स्टेज होता है कि EIA रिक्वायर्ड, कि वो उन कैटेगरीज में आ रहा है जिसके लिए EIA रिकमेंडेड है। अब उसके बाद देखना पड़ता है कैटेगरी A प्रोजेक्ट, कैटेगरी B प्रोजेक्ट, कि ये किस कैटेगरी में आएगा। तो ए प्रोजेक्ट क्या होते हैं? अप्रेजल एट नेशनल लेवल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, IAA, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो नेशनल लेवल पे एक इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती है, जिसमें एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होता है जो अप्रेजल करती है, मतलब वो असेस करती है कि इसको कितना मिटिगेशन मेजर्स करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम में या एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में, और फिर उसको क्लियरेंस दिया जाता है। ये होता है कैटेगरी A प्रोजेक्ट, और ये सेंट्रल लेवल पे हैंडल होता है। ए सेंट्रल लेवल, याद रखिए। दूसरा होता है ये अगर चाहिए तो कैटेगरी B प्रोजेक्ट। कैटेगरी B में क्या होता है?
अप्रेजल एट स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें भी दो तरह के होता है, B1 और B2। जो B1 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए EI की जरूरत होती है, और जो B2 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए EI की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भले ही ये B2 प्रोजेक्ट उस कैटेगरी में पड़ता है जिस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए EIA रिकमेंडेड है, लेकिन ये B2 कैटेगरी का प्रोजेक्ट अगर साइज में इतना छोटा होता है, जो भी प्रोजेक्ट इतने छोटे होते हैं कि ये मान लिया जाता है कि ये कोई सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज नहीं करेगा क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है, तो वो होते हैं B2 प्रोजेक्ट्स और उनके लिए EI की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि कौन सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए EI की जरूरत नहीं पड़ती B2 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, for which of the following category of projects is scoping required per the EIA notification of 2006? तो EIA का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो 2006 है और वो सेकंड नोटिफिकेशन है, पहला 1994 में आया था। ठीक है, अब कह रहा है कि 2006 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत स्कोपिंग किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है? ए कैटेगरी प्रोजेक्ट्स, बी कैटेगरी प्रोजेक्ट्स, सी B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट्स, डी A and B या E A and C। सही उत्तर है डी A and B। ए कैटेगरी प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और B1 कैटेगरी प्रोजेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके लिए डिटेल्ड EIA की जरूरत पड़ती है और स्कोपिंग जो है वो डिटेल्ड EIA का फेज होता है, और जो B2 कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसके लिए स्क्रीनिंग करके और उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5, for which of the following category of projects a public hearing and detailed EIA is not required? मैंने कहा था ना सवाल आता है A B1 या B2। सही उत्तर है सी B2 कैटेगरी के लिए डिटेल्ड EIA की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने EIA के ऊपर एक 3-4 लेक्चर्स बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, EIA को आराम से समझना चाहते हैं, तो उन वीडियोस में आप देख लीजिए और बहुत आसानी से आपको EIA समझ में आएगा। और एक बार मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार भी लिया था, उसमें भी मैंने EIA को बहुत अच्छे से समझाया था, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसको, उस सेमिनार के जो लिंक है उसको अगर आप देख लीजिएगा, 25 मिनट का वीडियो है और आराम से EIA आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आसान भाषा में। क्वेश्चन 7, ए कैटेगरी प्रोजेक्ट्स नीड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? तो ए कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको किस एजेंसी से, एंटिटी से क्लियरेंस लेना होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट MOEFCC अपॉन रिकमेंडेशंस ऑफ द EAC's एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, या द सेंट्रल गवर्नमेंट MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ EAC नहीं, EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, और द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन रिकमेंडेशंस ऑफ द EAC या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा ए, द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द EAC, दैट इज एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है ए प्रोजेक्ट्स को, मैंने पहले भी आपको बताया, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट होती है बी प्रोजेक्ट्स के लिए। B category projects need environmental clearance from which of the following entities? The central government without recommendations of the EAC, no. State environmental impact assessment authority upon recommendations of the state expert appraisal committee. सही उत्तर है, आंसर is B. Question 9. Which of the following type of projects is almost always likely to require a detailed EIA and public consultation? अब ये category of projects दिए गए हैं, तो कहा जा रहा है इसमें से कौन से category of projects ऐसा है जिसको कि मोस्टली EIA की जरूरत पड़ती है? वो कौन सा है? रोड कंस्ट्रक्शन या टाउनशिप डेवलपमेंट। तो रोड कंस्ट्रक्शन और टाउनशिप डेवलपमेंट में ये है कि अगर पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना है तो उसके लिए डिटेल्ड EIA की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है तो। और एक्सपेंशन ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज व्हिच डू नॉट रिक्वायर फर्दर लैंड एक्विजिशन, इसके लिए EIA की जरूरत कभी नहीं पड़ती, क्योंकि लिखा है जिसमें कोई और लैंड एक्विजिशन नहीं चाहिए, नई जमीन को अक्वायर नहीं करना है सरकार को, उसके लिए स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, उसके लिए EIA की जरूरत नहीं पड़ती है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें कई बार EIA को साइडलाइन किया जाता है, क्योंकि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो पर्यावरण पीछे हो जाता है। तो सही उत्तर होगा डी, थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि ये इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होता है कि हर हाल में इसको EIA की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, When did the first notification of EIA come? EIA का पहला नोटिफिकेशन कब आया था? 1994, 1996, 2006 या 2020? सही उत्तर है 1994, आंसर इज ए। पहला नोटिफिकेशन 1994 में आया था, दूसरा नोटिफिकेशन 2006 में आया था, और बाद में 2006 वाले ही नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट्स आए थे।
2020 में नोटिफिकेशन आने वाला था, और क्योंकि उसमें आम सहमति नहीं बन पाई, इसलिए 2020 में ईआईए का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। तो अब जो 2006 वाला है, वही नोटिफिकेशन चल रहा है विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें आपके लिए और सारे एमसीक्यू वीडियोस और लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए आपकी तैयारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू हैव एनी डाउट